प्रोग्राम में आज आपके साथ और मैं हूं आपका मेज़बान अल्मास जोविंदा। नाज़रीन, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर और ह्यूमरिस्ट मार्क ट्वेन हुए हैं। मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि अगर सियासत में आपको लॉयल्टी मुल्क के साथ रखनी हो तो दैट इज़ अ मस्ट थिंग, यू मस्ट डू इट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लॉयल्टीज़ उस वक्त होनी चाहिए जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको डिज़र्व करती हो। आज मेरे मेहमान पाकिस्तानी सियासत में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेशनल असम्बली 1 to 4 से इलेक्टेड MNA हैं। शेख रोहेल असगर साहब आज हमारे साथ हैं। आएँ उनसे बात करते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत मेहरबानी। मैंने जो अभी आपने बिगनिंग में बात की, मेरा ख्याल है कि वो मेरे जो पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ उसका कुछ मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। पॉलिटिकल सफ़र जो आपका है 1985 में शुरू हुआ एंड देन वी सी लॉट ऑफ ट्रांजिशन, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी और दूसरी से तीसरी। कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह थी उसकी? नहीं, अलमास ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेरा यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है एटीट्यूड थोड़ा सा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बर्दाश्त नहीं करती, कभी मैं बर्दाश्त नहीं करता। मोस्टली क्या हुआ? 1997 में मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। 2002 में मेरा ये ख्याल था कि मैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँ पीपल्स पार्टी की, लेकिन उनकी अपनी रिजर्वेशन थी। राइट। सो मुझे उनके साथ उस बात से इत्तेफाक नहीं था, तो मुझे उसको फिर क्विट करना पड़ा। मेरी ज़्यादातर जो सियासत है या जो ज़्यादातर मेरी फोकस है वो मेरा ये हल्का इंतखाब है। इससे आगे ना मैं सोचता हूँ ना मैं इसके आगे जाता हूँ। एम्बिशियस कोई नहीं है। मतलब मेरी अगर आप यहाँ पे सियासत देखेंगे तो बड़ी थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स के मेरी डिवोशन सर्विस इलाका है नहीं। लेकिन शेख साहब, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है, उसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये ठीक है, दुरुस्त है। बिकॉज देखिए मेरी अब अर्स से मैं अपने वालिद जब आप हमारे थे 85, मैंने प्रैक्टिकली मैंने जो सियासत शुरू की थी वो लोकल गवर्नमेंट से थी। मेरे वालिद जिंदा थे उस वक्त, उन्होंने 79 में मुझे पहला इलेक्शन पुट किया था, उसमें लोकल गवर्नमेंट। जुल्फकार अली भट्टो साहब की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन दिया। वो 70 की बात है, 70 की बात है। बट ही स्टार्टेड हिज कैरियर, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, उन्होंने भी अपना लोकल गवर्नमेंट से किया और फिर उन्होंने इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ा था 1970 में। ये भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, बट ही वॉज नॉट विद द पीपल्स पार्टी। 85 में चूँकि वालिद साहब दुनिया से चले गए तो फिर वो मुझे एक्सीडेंटली कह लीजिए तो फिर मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा। वो फिर आप ये कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा वो। मुझे बड़ी खुशी हुई मैं जब आज आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके ऑफिस में हम बैठे आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग कंफर्टेबली आपसे मिल रहे हैं और आप उनके मामलात जो हैं वो हल कर रहे हैं। दैट शोज़ कि किस तरीके से आप यू आर वेल कनेक्टेड विद योर कॉन्स्टिट्यूंसी। शेख साहब, मैं पूछना चाहूँगा, जब हम सियासतदानों से बात करते हैं तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो जानने को मिलती हैं। डू यू थिंक कि जो बाकी आपके कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये चीज़ लैक कर रही है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है? मैं किसी के मतलब तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त से नवाजा है तो मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने हल्का इंतखाब के लोगों को और हल्का इंतखाब को देखे, क्योंकि ये आप पे बहुत बड़ी मतलब एक किस्म की जिम्मेदारी है। लोग आप पे इत्मीनान करते हैं तो उनके इत्मीनान को ठेस पहुँचाना मेरे नज़दीक तो इंतहाई छोटापन भी है और उस जो आप पे जिम्मेदारी है उससे पहलूदही करना भी है। तो चूँकि मेरा ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है अलमास साहब, मैं यहाँ पे अपने वालिद के ज़माने मैंने जैसे अर्ज़ किया है, उन्होंने पहला इलेक्शन 1960 में इलेक्शन लड़ा, आखिरी इलेक्शन उन्होंने 2013 में लड़ा। तो इसमें मेरा इनके साथ बरस से एक सिलसिला तल्लक और दोस्ती चली आ रही है। मैं जा के नहीं सकता इसलिए कि मेरा ये घर है, तो घर से आप निकल के कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली तो आपने घर में ही आना है। वेरी ट्रू। तो इसलिए एक और चीज़ जो मैं ये समझता हूँ, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप हर आदमी के पास जाते हैं, हर किसी के पास जाते हैं, हर वोटर के पास जाते हैं आप। तो इलेक्शन के बाद भी आप फिर वो सिलसिला जो है ना उसको आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। बेचा कि आपके मतलब इतनी एफर्ट्स करते हैं लेकिन आप उनके मामला नहीं एड्रेस कर सकते, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी उनके लिए काफ़ी तसल्ली का बायस बन जाता है। किस तरह के काम लेके आते हैं हल्के के लोग? मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम का फोरम आप नहीं हैं।
उसके फोरम मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब मैं डाइवर्सिफाइड एरियाज में ये देखता हूँ कि अगर किसी को सुई गैस का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है, दे ऑल कम टू यू एक्चुअली। कुछ लोगों का अभी मजाज नहीं है। अब इसमें जैसे आप समझते हैं कि सियासत में मेच्योरिटी ज़रूरी है, इस समय वोटर्स में मेच्योरिटी ज़रूरी है। अगर फर्ज कीजिए आप नेशनल असेंबली, मुझे आपने नेशनल असेंबली का वोट दिया, तो नेशनल असेंबली का वोट देने का मतलब है कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूँगा नेशनल फोरम पे, नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में, और वहाँ पे जाके मैं लेजिस्लेशन में हिस्सा लूँ, वहाँ पे जाके मैं नेशनल जो आपके इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कस करूँ, उसकी बेहतरी के लिए काम करूँ। लेकिन चूँकि अभी मेच्योरिटी वोटर्स में भी नहीं है, और वो ये समझते हैं कि MNA या MPs जो हैं वो उनके हर मसले का तदारक उनके पास है। तो इसलिए मुझे भी उसमें कोई मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ। मुझे तो खैर मज़ा आता है, मैं करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। जहाँ जहाँ मैं किसी की मदद कर सकता हूँ ज़रूर करता हूँ, सिंसियरली करता हूँ। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो यही है कि उनकी सेटिस्फेक्शन शायद इसी वजह में, इसी में होती है कि वो आके अपने नुमाइंदे से मिलने और हर काम जो है वो उनसे अर्ज करें। अभी तक आपके इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रीम लाइन नहीं हुए कि जैसे आप फरमा रहे थे, ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन में होता है। आपका सिस्टम बहुत चल रहा हो, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम किसी की है वो डायरेक्ट जाके अपने डिपार्टमेंट से बात करें। लेकिन अब वहाँ पे भी तो आप देखें ना, उन अफसरान का भी वो एटीट्यूड नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हर आम आदमी जाके किसी अफसर को अगर या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके इसको मिलना चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। अब उसका हल उनके पास यही है कि वो अपने नुमाइंदे के पास आए और नुमाइंदा उनके लिए रिकमेंड करें। कि इसमें एक पैरेलल जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो ये है कि सियासतदान ये चाहते हैं कि वो डिपेंडेंट रहें, जो लोग हैं वो उन पर डिपेंडेंट रहें, बिकॉज आपको ओबलाइज करने का मौका मिलता है, और यही वजह है कि पैरेलल इंस्टीट्यूशन जो है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने देखा ना, आपने खुद ही कहा है कि यहाँ हमारे मुल्क में, दुनिया में ही ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बड़ा मेजर रोल है, और बिलखसूस सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा रोल है ना। सिटीज़ में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप पॉलिटिकल पार्टी को मिनहा करके आपको इलेक्शंस में चले जाएं और उसमें आपको कामयाबी मिल जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है सिटीज़ में, बिल्कुल बाहर भी होगा, रूरल एरिया में भी होगा। ये किसी की खाम ख्याली है कि वो लोगों को इस तरह मोबिलाइज करके उनसे वोट हासिल कर लें। वो तो अल्टीमेटली जब आप किसी भी पार्टी से आप होंगे मुंसलिक, उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर तो पार्टी पॉलिसीज़ जो है वो इफेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्शन उनका उन पे आएगा। ये ज़रूरी है कि अगर आपका ज़ाती किसी के साथ ताल्लुकात हैं या ज़ाती आपके साथ मरासम है तो वो ज़रूर आपको पे करेगा। एक परसेंटेज है, लेकिन मेजॉरिटी आप उसको नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सिर्फ सवाए इसके कि एक आप बहस का एक मौजूद बहस बना लें, उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी एक बड़ा अच्छा रुझान होता था कि कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स कम्युनिटी मिलके खुद हल करने की कोशिश किया करती थी। अब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता था, कम्युनिटी के अंदर से चौकीदार जो है वो एलोकेट किए जाते थे, वो इलाके को या उस एरिए को वार्ड किया करते थे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आती। डू यू थिंक कि सोसाइटी की अपलिफ्ट के लिए जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते? वक्त के साथ साथ वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उसमें वैल्यूज़ कुछ और थी। एक बुर्दबारी थी, सब्र था, बर्दाश्त था, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझने का एक अंदर मादा था उसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रा थोड़ा सा अब आप जो बात कर रहे हैं ना उसका सिर्फ ताल्लुक जो है ना आपकी एजुकेशन के साथ है। जब तक आप एजुकेशन, अगर इलिटरेसी रेट यही रहेगा, लिटरेसी आप नहीं लेके आएंगे तो फिर यही प्रॉब्लम्स आएंगी। एक पढ़े लिखे को अपने इख्तियारात का, अपने मामलात का ज़्यादा बेहतर इल्म होता है। तो इसलिए इस पे फोकस अगर गवर्नमेंट्स करें, आप एजुकेशन में फोकस करें, तो मेरे ख्याल में आपकी सारी कम्युनिटी ठीक हो सकती है। बल्कि अब भी है, लेकिन वो ज़माना अब थोड़ा सा मुख्तलिफ था, ये अब दौर मुख्तलिफ है। आपने एजुकेशन की बात की और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, दिस इज़ अ वेरी आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ वे कि उसमें एक लंबा रूरल बेल्ट भी है और अर्बन एरिया भी है। हमारे पास दोनों तरह के पैराडाइम मौजूद हैं कि शहरों में किस तरह की एजुकेशन है और गाँव में। व्हाट डू यू थिंक, आपका जो एक्सपीरियंस है कि क्या वजह है जिसकी वजह से आज तक डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी हम टीचर्स को तनख्वाहें देते हैं, अभी भी हमारे पास स्कूल मौजूद हैं, अभी भी हम स्कूलों के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, बेशक मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं,
Why could not we improve the level of education? बात फिर वही आ जाएगी। आप अगर पिछले दौर में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो टीचर्स था उनका एटीट्यूड क्या था अपने तलबा के साथ। अब वो बड़ा एहसास होता था उनको, अपने एक हमदर्दी का जज्बा था। वो लोग मेहनत करते थे, जो देखते थे बच्चा था थोड़ा सा इसमें एजुकेशन में थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे। अब हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म आ गया, एक चीज़। दूसरी फ्रस्ट्रेशन है। अब आप देख लीजिए कि छोटे छोटे आप इलाकों में चले जाएं तो आपको इंग्लिश मीडियम नज़र आएंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल्स नज़र आएंगे, फिर वो थोड़ा सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि भाई अगर ये बच्चे यहाँ पढ़ सकते तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। एक बड़ा अर्स से किसी प्राइवेट स्कूल का बच्चा कभी पोजीशन होल्डर नहीं था रहा। हमेशा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही पोजीशन होल्डर हुआ करते थे। तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि असातिज़ा बड़ी अपनी एक डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उन बच्चों पे अपनी तवज्जो देते थे। अब वो भी उसमें भी ख़त्म हो गया। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये अब टोटल सारी सिचुएशन, टोटल सिनेरियो चेंज होने वाला है और उसी वक्त होगा जब आप इसको एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन शेख साहब, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस दौर में आप स्कूल में गए और उसके बाद आप FC कॉलेज में गए, आई रिमेंबर कि पूरे लाहौर में सेंट्रल मॉडल एक ऐसा स्कूल होता था जो कि गवर्नमेंट का स्कूल होता था, लेकिन इट यूज्ड टू बी अ रोल मॉडल। और मैं अगर उस ईरा में देखूं तो जो बेहतरीन पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर ऑल लाइक बिलोंग टू गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लाहौर। इसी तरह मैं अभी भी ये समझता हूँ कि आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ज़्यादा नहीं तो 2, 3, 4 अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो रोल मॉडल के तौर पे उन्हें डेवलप कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे कमिटेड टीचर्स आर की। आपकी बात जो है, अब मजा फरमा रहे हैं अलमास, लेकिन आप मुझे बात मैंने फिर पहले भी एक इशू मैंने आप खड़ा किया था कि आप किसी के मामले में भी दखल देंगे तो इस समय तक कि आप उसकी डिमांड में दखल दे रहे हैं। ये तो हमारी कौम का नहीं सोच है। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। किसी स्कूल में जाके टीचर्स को ज़रा थोड़ी सी सर्जन कर दीजिए, दूसरे दिन हड़ताल हो जाएगी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना हमारे माशरे में, इसको अब कैसे ख़त्म करेंगे? हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इनकॉम्पिटेंट टीचर्स। हमारा जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता लग रहा है कि मैंने बात सही की कि हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। इस पे भी आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ओके। और ऐसी ट्रेनिंग जिससे उनकी दोबारा वही एटीट्यूड आ जाए जो एटीट्यूड पहले था। लेकिन साइंस तो ये कहती है कि वंस यू क्रॉस 40 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पढ़ने के लिए और सीखने के लिए कोई उम्र बिकॉज टीचर का एप्टीट्यूड तो सिखाना है, सीखने का है नहीं। मैं वही अर्ज करूँ, अगर आप ट्रेन करें, आप उनको इस जो आपके एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए आप उनको ट्रेन करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए। अब वही टीचर, वही क्वालिफिकेशन, अब उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। अब इधर टीचर्स का एटीट्यूड डिफरेंट है। वो जब तक आप उनमें एहसास जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, मेरे साथ हैं शेख रोहेल असगर और उनके साथ उनके साहबजादे खुर्रम रोहेल। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, बड़ा खूबसूरत नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पे मुझे मोर नज़र आ रहे हैं, चकोरी नज़र आ रही है, इट्स ब्यूटीफुल। ये शौक है आपका? हाँ, इत्तेफाक से मेरा शौक है। मतलब इनमें बैठ के बड़ा मज़ा आता है। आप शायद कभी आए ना, देखें आप इनसे, जब आप इनके साथ रहेंगे फिर एक नई चीज़ आपको अंदर नजर आएगी। लेकिन वो मुझे तो आने नहीं दे रहे थे, मेरे पे तो उन्होंने, मैं तो वाज लाइक अ फॉरेनर फॉर देम। अजनबी है ना, इसलिए ज़रा थोड़ा सा मानूस नहीं है। राइट। जब आप 2-4 दफ़ा आएंगे तो फिर वो आपसे मानूस हो जाएंगे। ये तो बच्चों की तरह होते हैं। इनकी तो बड़ी, आपको जब आप इनका ख्याल करते हैं एंड यू डोंट केयर देम प्रॉपरली एक्चुअली, तो बंदे को बड़ा दुख होता है। सो यू थिंक कि मैं उनका बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। राइट, बिल्कुल। टाइम मिल जाता है आपको? थोड़ा बहुत टाइम, मैं यहीं तो बैठता हूँ सारा दिन। राइट। मैंने कहीं बाहर से थोड़ी आना होता है। Okay. तो सारा दिन बैठ के फिर इनका भी देख लेता हूँ, किसी वक्त देख लेता हूँ इनको। बस ऑब्वियसली इनको चाहिए तो ये है ना कि आप इनकी जो खाना है वो प्रॉपरली इनको मिल रहा है। राइट। खुर्रम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जितने सियासतदान और जो हमारा सियासी कल्चर है यहाँ पे, वहाँ पे ख़ानदान में एक शख्स ऐसा होता है जो कुर्बानी का बकरा बनता है, जिसने सारे काम कॉन्स्टिट्यूंसी में करने होते हैं, खुशी गमी पे जाना होता है। मुझे लगता है कि वो ड्यूटी आपकी है। एक्चुअली ड्यूटी तो ज़रूर है, पर ये सियासत से ज़्यादा एक फैमिली है जिसको हम अपना हल्का बाप कहते हैं, और ये मेरे दादा के ज़माने से चलता आ रहा सिलसिला है। तो आई थिंक आई एम मॉरली बाउंड एंड कमिटेड, मैं इस रिलेशंस को लेके आगे चलूँ। MP MN बनना कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मजबूरियाँ और महरूमियाँ दूर कर सकें,
और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें तो आई थिंक आपको करना चाहिए। ज़िंदगी तो आसाइशों में बड़े आराम से गुजर सकती है, पर मेरा ये मानना है और मेरे वालिद साहब का भी यही मुझे अपब्रिंगिंग इसी तरह की है कि अपने लिए तो हर कोई वक्त निकालता है, पर लोगों के लिए और मुल्क के लिए वक्त निकालता है। आप क्या समझते हैं कि आप इफेक्टिवली, जबकि आपके वालिद साहब मोस्टली नेशनल मामलात में बिजी होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों के मामलात हैं, लोग खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं आपकी प्रेजेंस से, या वो इंतज़ार करते हैं कि जब शेख साहब आएंगे तो तब वो अपने मामलात जो है उनको आगे लेके आएंगे? इसका बेहतर जवाब तो अगर आप लोगों से पूछे तो पता चलेगा आपको, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि गाइडेंस और बैकिंग तो ज़ाहिर बात है ऑनरेबल शेख साहब से ही मिलती है हर तरीके से, लेकिन ऐसा कोई मामलात तो रुकते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ इनकी शक्ल को देखना पसंद करते हैं, मतलब इनसे मिलना पसंद करते हैं या इनके पास आना पसंद करते हैं, तो वो फिर इनका इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार भी है कि मेरे ख्याल में बड़ी मजबूरी की हालत में ये इस्लामाबाद में बैठते हैं, बहुत मजबूरी। यानी कि अगर सेशन के दौरान एक दिन की छुट्टी मिल गई है, एक दिन की, ही विल कम बैक राइट अवे। क्यों? मेरे लिए नहीं या घर के लिए नहीं, बल्कि हल्के के लिए। शेख साहब, नेशनल असम्बली में हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की, जिसके आप चेयरमैन हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। मुझे इस बात का तो नहीं पता कि वो किस हद तक और कितनी इफेक्टिव है और पॉलिटिशियंस का उसमें कितना रोल है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो वॉर ऑन टेरर है, जो हमारे नर्व पे सवार है, जिसकी वजह से हमारे सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं, हमारी मुल्क की तरक्की जो है वो रुकी हुई है, हमारा अमन रुका हुआ है। मैं चूँकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी और आप चूँकि उसको हेड करते हैं, आई विल लाइक टू नो योर ओपिनियन, योर स्टांस कि क्या उस पर डेवलपमेंट हो रही है और क्या होना चाहिए। बस इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली जी। अगर तो कोई ये समझता है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है उसमें ये स्किल नहीं है या वो इस मामले को हैंडल नहीं कर सकते, ये उसकी गलत फहमी है। सिविल गवर्नमेंट होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि मामलात जो हैं फाहम तफहीम से, गुफ्तगू से मामलात अगर हल हो सकते हैं तो उनको हल कर लिया जाए। डिफेंस कमेटी इट्सेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं। आपने सारे मामलात देखने हैं, जो अगर कहीं गलती है, कहीं खामी है, तो उसके लिए आपने सजेशंस देनी है अपनी। बल्कि मैं जब ये अभी थोड़ा अर्सा पहले ही जब ये हुआ है इंतखाब इसका, तो जमात ने मुनासिब समझा होगा मुझे उस ओहदे के लिए, तो मैंने अपने उस डिपार्टमेंट से एक ब्रीफिंग मांगी है, जिसको कि आप यही कह लें कि होल ऑफ पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, उस पर उसको आप टेररिज्म का नाम ले लें, उसको लॉ एंड ऑर्डर्स का नाम ले लें, उसको मतलब मैंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, बट इट विल बी इन कैमरा। ओके। क्योंकि मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखा होगा चैनल्स पे बहुत सारी आप खुलेआम उसको डिस्कस करते हैं, बहुत सारी ऐसे राज आप जो कि नुकसानदेह भी हो सकते हैं आपके मुल्क के लिए। इन कैमरा उनसे इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के लिए वो मैंने उनसे ब्रीफिंग मांगी है उनसे। जिस तरह भी आपने कहा कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है दैट इज़ वेल इक्विप्ड, लेकिन एक जो एप्रीहेंशन है और जो खौफ है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। आप उन माउंटेनियस एरिया में जाके उनको हंट आउट करना जो है, शायद आपके लॉसेस आर्मी के इतने ज़्यादा हों कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वायबल। मैं असल में मेरा उस वक्त भी थोड़ा सा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। जी जी। लोगों से, आम लोगों से मेरा मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ था। बजाय इसके कि आप एक कम्प्रिहेंसिव या एक जनरल ऑपरेशन करें, वो मेरे ख्याल में वायबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी भी बसते हैं और वो पाकिस्तानी जो किसी खौफ की वजह से, ये सब खौफ भी है और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वो तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो जहाँ तक मेरा इल्म है कि अगर 20-25 हज़ार लोगों की स्ट्रेंथ है, अगर तालिबान की आप कहें, तो एक एनालिसिस ये भी है कि उसमें से 15-20 हज़ार के करीब वो लोग हैं जिनको तो उन्होंने 8-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह पे रखा हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, पर एक नहीं है वहाँ पे, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बदकिस्मती से हमने उस इलाके को अपलिफ्ट भी नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा वहाँ पे। किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लोग अपने मामलात को चलाने के लिए कुछ तो करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि पीछे एक रिएक्शन आया था फ़ौज की तरफ से, और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे वो किया गया था, टारगेटेड ऑपरेशन।
जिसमें देखा था आपने 44 के करीब वो दहशतगर्द Very जो true, थे, very true. उसमें हलाक हुए थे। मैं जब ये आप पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने शुरू में ये कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप इस टॉपिक को खुलेआम डिस्कस करें और मीडिया पे आके अब अपनी अपनी आरा पेश करें। मेरा ख्याल था कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक कोई मुस्बत बात सामने नहीं आती हमें इस टॉपिक से ग्रेस करना चाहिए। पीपल आर हॉकिश, नेशनल इंटरेस्ट एक साइड पे रह जाता है हाँ। और उनकी पर्सनल नहीं, आप देखें ना उनमें से भी बहुत सारे लोग जो इसके साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई ऐसी बातें की जिनका इसके साथ कोई ताल्लुक ही कोई नहीं था। खुर्रम, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि हल्के से वेरी वेल कनेक्टेड और आपका जो ग्रास रूट पे लोगों से रब्ता है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक दो काम जो आप हल्के में करना चाहें और आपकी ये ख्वाहिश हो कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दो काम हो जाएं तो लोगों की ओवरऑल वेलबींग जो है उसके लिए वो बेहतर होंगे, कौन से दो तीन काम हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इलाके के अंदर जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात थी, चाहे वो फिल्ट्रेशन पानी के हवाले से होती या ट्यूबवेल के हवाले से होती या ओवरहेड ब्रिज के हवाले से, अंडर पासेस के हवाले से, गार्डन बागात के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, मेन सड़कें जितनी थी उनके हवाले से, वो सारी हमने कर दी हुई हैं। अब इस इलाके का बल्कि इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी नज़र नहीं आ रहा, मंजर आम पे नहीं आ रहा, पर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत जल्दी आपको नज़र आएगी, वो है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो सिर्फ इस इलाके का नहीं है, पूरे शहर का ही मसला बनता जा रहा है और इस पे इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेंगे। और इस पे थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि हम कहते हैं हमें हर चीज़ दरवाजे के बाहर मिल जाए, कब्रिस्तान भी बाहर मिल जाए, अस्पताल भी बाहर, हमें तो अब जो कब्रिस्तान बनेंगे, अब यहाँ पे आबादियाँ गुंजान हैं, जगह नहीं है, सरकारी ज़मीनें नहीं हैं, तो जो ज़मीनें अवेलेबल हैं वो ज़रा दूर हटके हैं। तो मेरा तो यही राय है इस बारे में कि कब्रिस्तान बेशक दूर बन जाए, 5-10 किलोमीटर दूर बन जाए, बाकायदा उसकी कमेटी बन जाए। और वेरी राइट, एक्चुअली आप ये देखिए कि आबादी जितनी बढ़ती जा रही है और जगह हमारे पास कम है और लोगों की ये ख्वाहिश, खैर हमारा ये एक थोड़ा सा रिलीजियस पार्ट भी है कि हम ये चाहते हैं कि जनाजे के साथ हम कब्रिस्तान तक जाएं, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर जगह नहीं है तो शायद हमें इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। आपने फिल्ट्रेशन प्लांट की बात की खुर्रम, मैं एग्री करता हूँ कि हमें साफ़ पानी तो चाहिए, लेकिन साफ़ पानी के साथ हमें अच्छी और साफ़ खुराक भी तो चाहिए। मैं आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी घूमते हुए ये देख रहा था कि खुले ठेले लगे हुए हैं, उसी तरह हमारे आपको पता है जिस तरह गर्दो गुबार होता है। डोंट यू थिंक दैट इज़ वन एरिया जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक फरमा रहे हैं, पर देखें हमने यहाँ पे जो रेड़ी बांध थे लोग, उनके लिए नहर के ऊपर जो बागात थे PHA से एक बाग लेके बाकायदा टाउन से उसकी अप्रूवल करा के वहाँ पे उनको एक दुकानें बना के दे दी। दुकानें से मुराद ये कि आप अपनी ये स्पेस है, आप यहाँ पे अपना कारोबार कर लें, ताकि उनका रोज़गार भी ना ख़त्म हो और काम भी अच्छे। वो फिर अजीज़ भाई टाउन जो था लुक आफ्टर करता था उस चीज़ को। इसी तरह इन जो इतवार बाज़ार लगते हैं उनको बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर करती है। हम भी टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिलता है जाके उधर मेयार देखते हैं, सफाई का मेयार देखते हैं, फल का सब्ज़ी का मेयार चेक किया जाता है बाकायदा तौर पे। मजाज बन गया ना जी, हम लोग तकवे पे ज़्यादा यकीन, इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये है ना कि हमें ये कि अल्लाह की ज़ात में बिल्कुल इतना आंखें बंद करके भरोसा है कि जो तकलीफ़, जो दुख, जो सेहत और जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है हमारा। टॉकिंग टू खुर्रम, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह आपके फुट स्टेप पे ही इज़ ऑल सेट टू टेक ओवर। ये तो आपसे अभी 2-3-4 आपसे मिलने वालों ने जब आपका हाल पूछा कि कैसे हैं, तो आपने कहा बस बुढ़ापा आ गया। क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, इज इट? ऑब्वियसली एक दिन आएगा, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं बस। और बल्कि मैं ऐसे ही लगा हुआ था, बात कर रहा था, ये लोग ज़्यादातर इसके पास आके बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। मजाज बड़ा ठंडा है, बड़ा धीमा मजाज है। और फिर सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो अपने जिसने कहा कि दादा और बाप के, तो वो उनके साथ अपने रिलेशंस को डेवलप इस तरह किया है इसने कि बिल्कुल उनके साथ ही अपनी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा उसने बना लिया अपना। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि भाई मैं देखता हूँ कि ये अपने उसी लाइन पे चल रहा है। ऑब्वियसली आपने कारोबार करना है तो फिर आप कारोबार करेंगे, अगर आपने सियासत करनी है या खिदमत करनी है, सियासत नहीं खिदमत करनी है, तो उसमें फिर बड़ा मज़ा आता है। शेख साहब, मैं आपने कारोबार की बात की, एक
बिल डैट है, उसने आज से 2-3 साल पहले कहा, कोई 10-12 पॉलिटिशियंस के नाम लिए, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये वो लोग हैं जिनके 6 साल में एसेट्स 3 गुना हो गए। आपके बारे में भी कुछ इसी तरह उन्होंने कहा, कोई एसेट्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई? नहीं नहीं, मेरा तो एसेट्स है ही नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े वाली बात है कि मैंने अपनी, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना बुढ़ापादारी हो गया और ये कर रहे हैं, तो मैं एट स्टेज आप आते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में बच्चों को आप उनके कदमों पे खड़ा करते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे ही को नहीं है। आपके कहने का मकसद ये है कि आपने सब कुछ बच्चों को पास ऑन कर दिया, दोनों बेटों को, अपनी बेटियों को सब कुछ पास ऑन कर दिया। अब इनकी ज़िंदगी है ना, अब इन्होंने करना है, मैंने को थोड़ी चिमटे रहना। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे कि मुझे उस तरह लुक आफ्टर करते हैं, बल्कि मुझे तो अपनी ज़रूरियात के लिए इनको कहना भी नहीं पड़ता, बात खुद पूरी हो जाती है। तो मैंने एसेट्स अपने पास रख के क्या करने हैं? तो इनका दौर है, ये करें, डबल करें, ट्रिपल करें। देखें ना, जैसे ये मेरे साथ काम करता है, इसका छोटा भाई अब वो सिर्फ बिजनेस करता है, वो नहीं आता इस मामले में। नाजरीन, शेख साहब से गुफ्तगू हो रही है और इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि यहाँ से जाने को, लेकिन वी हैव टू गो एंड ऑन द मूव फर्दर टॉक विद शेख साहब। सी यू देयर। नाज़रीन, ऑन द मूव विद शेख रुहेल असगर साहब, और मेरा ये फेवरेट सेगमेंट है। और इस फेवरेट सेगमेंट में जब गाड़ी में हम पहुंचे तो मैंने देखा कोहिबा। आई वुड लाइक टू शो दिस माय फेवरेट सिगार। शेख साहब, सिगार आप शौक से पीते हैं? कभी कभी, वंस इन अ व्हाइल, कभी कभार। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जब सिगार पिए तो बड़ी आपकी ज़हनी सलाहियतें बेहतर होती हैं। इट यू एंजॉय इट और व्हाट? कभी शाम को कहीं जाएं, कहीं डिनर शिनर पर चले जाएं तो वहाँ पे आई जस्ट स्मोक दिस सिगार। अदरवाइज मैं बहरहाल, आपके चूँकि नहीं है, आपका मामलात ऐसे हैं कि आप टीवी पे आप दिखा नहीं सकते। लेकिन मैं कभी कभी ऐसा मजाक कहता हूँ कि जिन लोगों से मुझे छुपाना है वो तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। वेरी राइट। उनको सबको पता है। बिल्कुल ठीक, सिगरेट पीता हूँ, बिल्कुल ठीक, अच्छा नहीं है सेहत के लिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं। मैं जब देखता हूँ आपकी फैमिली लाइफ पे देखता हूँ तो उसमें बड़ी ट्रेजेडीज भी हैं। यू लॉस्ट योर फादर, यू लॉस्ट योर ब्रदर आल्सो। और इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे हम एक्सटर्नल टेररिज्म की बात करते हैं, एट टाइम हमारी अपनी सफ़ों में भी टेररिज्म मौजूद है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे लोग एनिमोसिटी शुरू कर लेते हैं। डू यू थिंक ये कल्चर 20-25 साल में कम हुआ है आपकी अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बढ़ा है, या उसी जगह पे मौजूद है? ये सब चीज़ें जो है ना आपकी एजुकेशन पे आपके ख़त्म होती हैं। जो आप एजुकेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो लोगों के ज़हन खुलेंगे, छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का रास्ता रोकते हैं अच्छाई के लिए कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, तो वो उसको अना का मसला बना लेते हैं। लेकिन शेख साहब, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे हमारे जो कल्चर अब डेवलप हो गया है कि हर पॉलिटिशियन जो मूव करता है उसके आगे 2 डाले होते हैं, पीछे 2 डाले होते हैं। आज मैं आपके साथ, और जब वो बैकग्राउंड भी मौजूद है जहाँ पे इस तरह के हालात थे, मुझे कोई ऐसी आपके साथ सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक जो आपके इलाके के हालात हैं उसकी बेहतरी की निशानी है। इस इलाके में बैठे हुए मुझे अर्स हो गया। वो एक खौफनाक एक ख्वाब था, वो ख़त्म हो गया। अब मेरा किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ और अल्लाह करीम ने ज़िंदगी दी है उसको मज़ा लेने के लिए। तो देखिए ना, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे? क्यों मैं अपने साथ वो रखूँ, सिक्योरिटी रखूँ, या क्यों मैं ऐसे? कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी सिर्फ दिखावे के लिए शायद तक। मैं तो एट टाइम कभी कभार अपने जब हल्के में होता हूँ, कहीं रश वश होता है, तो मैं मोटरसाइकिल पर चला जाता हूँ। और रियली? हाँ, जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। दैट्स ग्रेट। पैदल फिरता हूँ अपने हल्के में। शेख साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम मूव कर रहे हैं आपके साथ, और जो एट टाइम्स हमें रोड पे जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, मोबाइल स्नैचिंग है और बेशुमार इस तरह के मामला जो हैं वो होते रहते हैं। 15 पुलिस जो है उसका रिस्पॉन्स बड़ा हॉरिबल है। मैं हैरान होता हूँ कि अगले दिन एक जगह पर इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग थी और पुलिस जो है वो 1.5 घंटे बाद पहुँची। आप चूँकि यू आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन आल्सो कि पुलिस को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी एमरजेंसी 1122 जो है वो 5 से 7 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो पुलिस को तो उससे बेहतर किया जा सकता है। एक हल्का है, बरस से बेलगाम था, पूछने वाला कोई नहीं है, उनको आप उनके मामलात में दखल नहीं दे सकते, तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया। अभी नहीं, जो आप कह रहे हैं छोटे छोटे क्राइम, क्यों
क्या इनमें कितने % लोग हैं जो शौकिया करते हैं? क्राइम हमेशा वहाँ बढ़ता है जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल क्रंच होता है। राइट। अब जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों पे रोजगार हैं, अब ये सुन के हैरान होंगे आप, ये आपके लिए मेरे ख्याल चंबे की बात होगी। मैं अपने एक जलसे में कहता, मेरी जेब में से निकाल के ले गया मेरा मोबाइल, जेब में से निकाल के ले गया। ओके, मतलब ठीक है, मतलब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने कोई था सीरियस उसको इसलिए लिया कि मैं चूंकि इनके दरमियान बैठा हूँ, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप कभी आके मेरे पास बैठ जाएं और देखें कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह मैं बहरहाल ये मेरे लिए तो इंतहाई मुश्किल होता है जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, बर्दाश्त करना। और एक शख्स जिसको मिसाल के तौर पे गरीब आदमी है, अब आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सूदार लोग नहीं रहते, गरीब आदमी अगर उसका फर्स्ट केस डायलिसिस है, क्या करेगा? वेरी ट्रू। क्या करे वो? मैं आपसे एक फाइनल चीज, आप बीइंग सियासतदान, आपका अवाम की नब्ज पे हाथ है, उम्मीद की कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? मैंने कभी नाउमीदी की बात नहीं की, मैं हमेशा उम्मीद कायम रहता हूँ। देखें जहाँ ये देखें, मैं आपको अर्ज करूँ कि अल्लाह करीम बड़े रास्ते खोल देता है, और मेहनत, आपकी लगन और नियत, उससे अच्छी चीज़ शायद दुनिया में कोई नहीं होगी। अगर आप नियत ठीक है, अगर नियत ठीक हो तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। नाज़रीन, आज हमारी मुलाकात शेख रोहेल असगर साहब से थी। वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू द अर्थ। और शेख साहब, आपसे बात करके, ग्राउंड रियलिटीज़ जान के बड़ी खुशी हुई, और ख़ास तौर पे जो आपके शौक़ हैं, जिस तरह आप नेचर से मोहब्बत करते हैं, इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच। आज हम सियासत की बात की, सियासतदानों की बात की, और एंड पे मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वो बड़ा मज़ेदार शख्स था। वो कहते हैं कि मैंने अपने तमाम लोगों को ये हिदायत दी है कि अगर मुल्क में कोई एमरजेंसी हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, तो मुझे सोते में भी उठा लिया जाए, और अगर मैं कैबिनेट में हूँ तो तब भी उठा लिया जाए। तो सियासतदान बाज़-औक़ात कैबिनेट मीटिंग में भी बैठे हुए इतने रिलैक्स होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद वो सो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।